छावा एक मास्टरपीस है, पर वो एक इनकम्प्लीट मास्टरपीस है। अब देखो, इस चीज में इस मूवी की गलती नहीं है, क्योंकि अपने छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास ही इतना ज्यादा बड़ा और वैभवशाली है कि अगर उन पे 2.5 घंटे की मूवी की जगह 250 एपिसोड की एक वेब सीरीज भी बनाई जाए तो शायद कम पड़ जाए। और इसी वैभवशाली इतिहास और अचीवमेंट्स की वजह से छावा मूवी अपने 2.5 घंटे की समय सीमा की वजह से बहुत सारे हिस्टोरिकल चीजों को दिखा ही नहीं पाती। एंड उनमें से कुछ चीजें तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर वो तुम्हें पता चल जाएंगी तो शायद तुम्हारा मराठा वॉरियर्स को देखने का तरीका ही बदल जाएगा। और इस मूवी के रन टाइम से इतनी ज्यादा छेड़छाड़ करी गई है कि इवन उस सीन में जहाँ पे अपने छत्रपति संभाजी महाराज का टॉर्चर दिखाया जाना था, वो सीन लगभग स्क्रिप्ट में 20 मिनट का और होने वाला था, बट सेंसर बोर्ड के स्टोरी रिव्यू के चलते वो सीन को काट दिया गया। क्योंकि मूवी को देखने के लिए बहुत सारी औरतें, बच्चे और बूढ़े आते हैं जिनको थिएटर में ये सारा खून खराबा दिखाया ही नहीं जा सकता। तो चलो आज हम बात करते हैं छावा मूवी की उन्हीं सीन्स के बारे में जहाँ पे हिस्ट्री को बदला गया या फिर मिस ही कर दिया गया। एंड कौन कौन से वो सीन्स थे जिसको सेंसर बोर्ड ने दिखाने से मना कर दिया, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर के या फिर उनकी ब्रुटैलिटी को लेकर के। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। देखो, अगर तुमने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया है कि मैं इस वीडियो में छावा मूवी की या फिर अपने छत्रपति संभाजी महाराज की बुराई करने वाला हूँ, तो तुम इस वीडियो को तुरंत छोड़ करके जा सकते हो। पर अगर तुम्हें अपने शंभू राजे के बारे में और भी चीजें जाननी है और उनके इतिहास के बारे में और पता लगाना है, तो तुम इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। सीन नंबर 1, बुरहानपुर लूट। तो फिल्म के सबसे पहले ही सीन में हमें एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहाँ पे अपने छत्रपति संभाजी महाराज बुरहानपुर नाम के शहर को लूटते हैं एंड पूरे शहर को जला करके वापस निकल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मूवी में ये लूट का सीन हमें एक दिन का दिखाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत था, क्योंकि ये बुरहानपुर की लूट इतनी ज्यादा ऐतिहासिक थी कि ये 3 दिन और 4 रातों तक लगातार चली थी। और इसी लूट के बाद औरंगजेब को ये पता चल गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भी वो मराठा अंपायर को इजिली कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई नया शेर आ गया है। एंड इस शहर के लूट से मुगलों को इतना ज्यादा फर्क इसलिए पड़ा था क्योंकि ये शहर उनके हिसाब से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा व्यापारिक शहर था। एंड इवन मध्य प्रदेश की सारी लूट का खजाना उन्होंने इसी शहर में छुपा के रखा था। और इसीलिए लूट खत्म करने के बाद अपने छत्रपति संभाजी महाराज के पास इतना ज्यादा खजाना था कि उनको वो खजाना वापस ले जाने के लिए अपने साधन कम पड़ गए थे। एंड इस ऐतिहासिक लूट को काफी छोटा दिखाया गया, जबकि ये काफी बड़ी थी। चैप्टर 2, राज अभिषेक। तो तुमने देखा होगा कि अपने छत्रपति संभाजी महाराज के बुरहानपुर लूट करके वापस आने के बाद उनका राज अभिषेक किया जाता है एंड उनको वही सिंहासन दिया जाता है जिस पर बैठ करके अपने छत्रपति शिवाजी महाराज राज करते थे। बट अगर हिस्ट्री की बात करें तो असलियत में अपने शंभू राजे का राज अभिषेक इस लूट से पहले ही कर दिया गया था। और जब ये बुरहानपुर लूटने के लिए गए थे तब ये पहले से ही मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बन चुके थे। पर डायरेक्टर ने इस चीज को उल्टा करके दिखाया है, क्योंकि वो एक हीरो का राइज बेटर दिखाती है, क्योंकि वो जंग जीत करके फिर जाके राजा बनता है। बट एक्चुअली में अपने शंभू राजे इतने ज्यादा विद्वान और परम प्रतापी थे कि उनको पहले ही राजा बना दिया गया था। पर ये चीज मुझे थोड़ी सी अलग लगी थी, क्योंकि अगर उन्हें पहले ही राजा बना दिया जाता फिर वॉर पे भेजा जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती ऑडियंस को। पर अगर देखा जाए तो डायरेक्टर का ये डिसीजन भी सही था, एक हीरो को सेटअप करने के लिए, और मुझे इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखती। चैप्टर 3, युद्ध। अब देखो, मूवी के अंदर कई सारे युद्ध दिखाए गए हैं, जहाँ पे गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक का यूज भी दिखाया गया है। एंड अपने छत्रपति संभाजी महाराज को ये गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक यूज करने में इतनी ज्यादा महारत हासिल थी कि उनको फादर ऑफ इंडियन गोरिल्ला वॉरफेयर भी बोला जाता था। अब देखो, मूवी ने कई सारे वॉर सीन्स दिखाए हैं, पर मूवी में एक चीज का मेंशन ही नहीं करा गया कि अपने छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 120 युद्ध लड़े थे एंड वो उनमें से एक भी युद्ध को नहीं हारे थे। एंड उन 120 युद्ध में कई सारे युद्ध ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने अपने 4 से 5 गुना ज्यादा सैनिकों से लड़ाई करी थी। एंड इतने सारे कठिन युद्धों को लड़ने के बाद भी अपराजित रहना इतनी बड़ी बात होती है, जिसको हिस्ट्री में मेंशन करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मूवी ने इतना सब कुछ मेंशन किया था तो ये भी मेंशन किया जा सकता था कि कैसे अपने संभाजी महाराज अपनी पूरी लाइफ अपराजित रहे, क्योंकि ये अचीवमेंट बहुत बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं होती है। और इसीलिए अगर शायद इस फैक्ट को मूवी में मेंशन किया जाता तो शायद उनकी रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती लोगों के नजरों में। और अगर इस मूवी में हम युद्ध की बात करें तो इस मूवी में केवल मुगल्स के साथ उनकी लड़ाई दिखाई गई है, बट एक्चुअली में उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई को पुर्तगाली आर्मी के सामने लड़ा था, जहाँ पे उन्होंने अपने 4 से 5 साल में कई सारे वॉर्स लड़े थे। एंड पुर्तगालियों को इतना ज्यादा कमजोर कर दिया था कि वो मुगलों से हेल्प लेने पे मजबूर हो गए थे। और उनकी लाइफ के इस बड़े पार्ट को तो निग्लेक्ट ही कर दिया गया था मूवी में, पर इसके बारे में कुछ चीजें बताई जा सकती थी। चैप्टर 4, डेथ ऑफ कवि कलश। तो मूवी में तुमने देखा होगा कि कवि कलश की मौत पहले ही हो जाती है, जिसके बाद अपने छत्रपति संभाजी महाराज को और भी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और उन्हें तड़पाया जाता है। पर अगर हम हिस्ट्री की माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अपने कवि कलश महाराज को भी उतना ही ज्यादा तड़पाया गया था जितना अपना शंभू राजे को टॉर्चर किया गया था। पर डायरेक्टर ने इस मूवी को केवल छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर सेंटर किया है, इसीलिए उनको पहले ही मार दिया जाता
जाता है, जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मतलब एटलीस्ट उनको साइड में कर देते, बट उनको मारना जरूरी नहीं था, क्योंकि पूरी लाइफ कवि कलश जी ने अपने संभाजी महाराज के साथ बिताई थी और उनके हर दुख और दर्द में साथ थे। तो अगर उनकी भी कैरेक्टर को उतनी ज्यादा इज्जत दी जाती या फिर इतना ज्यादा निग्लेक्ट ना किया जाता तो शायद बेहतर रहता। अब देखो, मूवी में यहाँ तक जो भी छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स थी वो जस्टिफाइड थी और उनको क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे एक्सेप्ट किया जा सकता था। पर मूवी के लास्ट पार्ट में अपने सेंसर बोर्ड की वजह से और अपने डायरेक्टर की वजह से दो मेजर चेंजेस करे गए, जिसने मूवी का काफी सारा कॉन्टेक्स्ट बदल दिया। और चेंज नंबर 1 था रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो मूवी में ये दिखाया जाता है कि पहले संभाजी महाराज को पकड़ा जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है, फिर उनके सामने शर्तें रखी जाती हैं कि मुगल सल्तनत के आगे सर झुका दो और उनके साथ मिल जाओ और अपना धर्म परिवर्तन कर लो तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया जाएगा और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। पर एक्चुअली में अगर हिस्ट्री को देखें तो ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि जब भी मुगल किसी राजा को पकड़ते थे तब सबसे पहले उनके सामने यही शर्तें रखी जाती थी और अपने छत्रपति संभाजी महाराज के आगे भी यही शर्त रखी गई थी कि वो अपना राज्य पाठ मुगलों के अंदर चलाएं और साथ में अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम कबूल कर लें। पर एक्चुअली में उन्होंने ये चीज करने से और अपना सर झुकाने से साफ साफ मना कर दिया गया था, जिसके बाद उनको ये सारी यातनाएं दी गई थी और टॉर्चर किया गया था। बट मूवी में इस चीज को घुमा फिरा के दिखाया गया है कि पहले उनको टॉर्चर किया जाता है, फिर उनके सामने ये शर्तें रखी जाती हैं। और ऐसा शायद इसलिए किया गया होगा क्योंकि डायरेक्टर इस मूवी के अंदर किसी भी हिंदू वर्सेस मुस्लिम की डिबेट को नहीं टच करना चाहता होगा। और अगर ऐसा मूवी में ओपनली दिखा दिया जाता तो शायद मूवी को लेकर के कंट्रोवर्सी हो जाती और कुछ लोग शायद इसको बाइकआउट करने की भी कोशिश करते। और इसीलिए डायरेक्टर ने इस पॉइंट को काफी ज्यादा घुमा करके दिखाया और इस पॉइंट को काफी नॉर्मलाइज कर दिया। और इस पार्ट में जो सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अपने छत्रपति संभाजी महाराज के टॉर्चर को दिखाया ही नहीं गया। अब तुम सोच रहे होगे कि यार हर चीज तो दिखाई गई थी, उनके जख्मों पर नमक लगाना, उनके नाखून निकालना, ये सब दिखाया गया था। पर अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये तो उनका 30% भी नहीं था, क्योंकि मूवी में अगर देखा जाए तो ये दिखाया जाता है कि उनके साथ जो टॉर्चर था वो केवल कुछ दिनों तक चला था। पर एक्चुअली में उनका ये जो टॉर्चर था वो लगभग 40 दिन तक चला था, मतलब 1 महीने से भी ज्यादा, जहाँ पे पहले अपने शंभू राजों को कोड़े से मारा गया था और उनके जख्मों पर नमक लगाया गया था, एंड जिसके बाद उनके शरीर के सारे नाखून निकाल दिए गए थे। और फिर भी जब उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया था तब उनके पैरों और हाथों की उंगलियों को काट दिया गया था और गर्म सलिए उनकी आंखों में डाले गए थे और जुबान निकाल ली गई थी। और जब इतना सब करने के बाद भी उन्होंने उनकी कोई शर्त नहीं मानी थी, तब एक एक करके उनके हाथों और पैरों सबको काट दिया गया था। एंड इन सारी चीजों के बाद जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तब भी उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया था। एंड औरंगजेब को ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बुरी लगी थी कि उन्होंने अपने शंभू राजे के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करवा करके नदी में फेंकवा दिए थे। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उनका अंतिम संस्कार ना किया जा सके। और इस पूरी प्रोसेस को लगभग 40 दिन का समय लगा था, जहाँ पे उनको हर एक दिन बहुत ज्यादा तड़पाया गया था। और इसीलिए मूवी की स्क्रिप्ट में लगभग 20 मिनट का एक और सीन था जहाँ पे इनका ये सारा टॉर्चर दिखाया जाना था, बट सेंसर बोर्ड ने इस स्क्रिप्ट को पास करने से मना कर दिया था और बोला था आप अगर इसको शूट भी करेंगे तो हम इसको कट कर देंगे। अब देखो यार, नॉर्मल थिएटर में ओपन पब्लिक में ये सारी चीजें दिखाना बहुत मुश्किल होता है, पर वैसे अगर सेंसर बोर्ड ये सारी चीजें दिखाने को अलाउ करता तो क्या तुम थिएटर में बैठ करके अपने शंभू राजे के साथ ये सब होता हुआ देख पाते स्क्रीन पे? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और इस वीडियो पे रिसर्च करते वक्त मुझे औरंगजेब के बारे में बहुत सारे काले सच पता चले कि कैसे उसने अपने भाई को मारा, अपने बाप को कैदी बना करके उसको पानी के लिए तरसाया, और कैसे उसने अपने अवैध संबंधों के चलते अपनी बेटी की शादी नहीं होने दी थी। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बकरी चोर औरंगजेब को एक्सपोज करते हुए एक लॉन्ग वीडियो लाऊं तो इस वीडियो पे 5000 लाइक्स का टारगेट है, करवा देना।